हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आपको कोहरास लॉ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बताया था और अभी हम आपको इलेक्ट्रोलाइसिस और उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसमें देखिए, इसमें आपका जो है ये इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स होता है कि ब्रेक करना या डिकम्पोज करना कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में और अगर हम उसमें किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स यानी कि बैटरी से अगर उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो इस तरह से जो है उसमें जो डिकम्पोजिशन होता है और फ्लो ऑफ आयंस अपोजिट पोल के तरफ जो आयंस का फ्लो होता है, इस प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना। इलेक्ट्रोलाइट it is the electrovalent substances which dissociated into their ions on dissolving in solution and conducts electricity। इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, यानी वैसा सब्सटेंस जिसको उसके एक्वस सॉल्यूशन में जब हम डिजॉल्व करेंगे तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट करता हो तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया कि हमने NaCl लिया, अगर इसको एक्वस मीडियम में हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो ये आपको Na प्लस आयन एक्वस प्लस ये Cl माइनस आयन एक्वस प्रोवाइड करता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और ये देखिए कि आपका इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सोडियम है और क्लोरीन है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसका 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किया अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसीलिए देखिए इस पर Na प्लस Cl माइनस आ गया। तो इसीलिए ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाता है अपने आयंस में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कम्प्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं। तो अब देखिए कि ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन of an electrolyte in a solution by
an electric current is called electrolysis. And the apparatus in which electrolysis occurs या takes place is called इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी जिस एपरेटस में हम इलेक्ट्रोलाइसिस को संपन्न करते हैं उसे हम उस एपरेटस को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब कोई इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग उसके सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो पहले डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज करके वो अपने आयंस में डिकम्पोज करेगा और आयंस में डिकम्पोज करके जब हम उसमें कोई इलेक्ट्रोड को डिप्ट करते हैं तो उस इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या होता है कि उसका डिपोजिशन होता है उसके आयंस का। तो ये प्रोसेस, ये कंप्लीट प्रोसेस हुई क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें आप देखिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका मैकेनिज़्म को आप समझिए, इसका मैकेनिज़्म। सपोज कीजिए कि हमने इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट अगर हम HCl को लेते हैं तो आप लोग जानते हैं कि इसका डिकम्पोजिशन जो है HCl, अगर ये एक्वस मीडियम में है तो ये H प्लस आयन एक्वस प्लस Cl माइनस आयन एक्वस में ये डिकम्पोज कर जाएगा। तो अब हम अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लेते हैं और अगर हम इसमें अगर हम दो इलेक्ट्रोड को डुबा दिए, इसमें डिप्ट कर दिए, इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, इस इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव यानी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे हम कनेक्ट कर दिए और हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया, HCl को लिए। तो अब देखिए कि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, इसको हम लोग एनोड कहेंगे, इसको हम लोग कैथोड कहेंगे। देखिए जैसे ये डिकम्पोज किया तो इसका जो ये आपका कैटायन है, ठीक है, तो कैटायन जो है ये डिकम्पोज किया, कैटायन है, मान लिया H प्लस है, तो H प्लस देखिए आपका किधर की ओर फ्लो करेगा, कैथोड, है ना। जिस इलेक्ट्रोड के तरफ ये कैथोड का फ्लो होगा या कैथोड वहाँ जाके डिपॉजिट करेगा जिस इलेक्ट्रोड पर, उसको हम लोग कैथोड कहेंगे। और इसमें जो एनोड है जिस पर नेगेटिव चार्ज है Cl, तो एनोड जो है आपका Cl माइनस, ये आपका जिस इलेक्ट्रोड के तरफ इसका फ्लो होगा उसको हम लोग एनोड कहेंगे। तो इसीलिए कैथोड जो होता है, अब देखिए कि कैथोड जो होगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये कैथोड एनोड पॉजिटिवली होगा और कैथोड निगेटिवली होगा। और इस तरह से देखिए कि आपका जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो होता है इस डायरेक्शन में और फिर जो है इधर से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर इस इलेक्ट्रोड पर कैथोड पर आएगा और इसीलिए इस पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये गेन करता है और ये फिर
न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाता है ना। मान लिया कि ये आपका H एटम क्या हो गया, न्यूट्रल एटम हो गया, और ये क्लोरीन जो है फिर ये न्यूट्रल एटम इस पे ये जो है यहाँ पे डिपॉजिट होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। तो ये जो सब्सटेंस है, ये जो देखिए कि आपका ये जो सब्सटेंस है इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ये जो एपरेटस है इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। और ये जो आपका फेनोमेना है इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम लोग जो डिकम्पोज कराते हैं, यानी उसका जो डिकम्पोजिशन होता है, ये प्रोसेस ही इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो अब आप देखिए कि इसका जो हम लोग इसका मैकेनिज्म ये देखिए, पहले आपका जो है कैथोड पर एट कैथोड पर देखिए कि आपका क्या हो रहा है, ये H+ है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके देखिए H में कन्वर्ट हो गया, और चूँकि ये इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, गेनिंग होता है, इसलिए ये प्रोसेस आपका रिडक्शन है। और अब देखिए फिर आपका ये एनोड पर क्या होगा, एनोड पर आप देखिए कि ये क्लोरीन जो है, चूँकि ये क्लोरीन आयन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है, तब जाके ये न्यूट्रल में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होता है। तो चूँकि लूज करना ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से जो है कैथोड जो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, जिस पर कि आपका एनोड का ये आपका निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको हम लोग कहेंगे एनायन, तो एनायन जिस पर डिपॉजिट करता है, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, और इस कैथोड पर जो कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, और जिसको हम लोग निगेटिव साइन से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पर चूँकि कैथोड का ये कैटायन का, यानी कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पर इसका डिपोजिशन होता है, इसीलिए हम लोग कहेंगे इसको कैथोड। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का ये एक मैकेनिज़्म है, जिसके थ्रू आपने ये समझा कि किस तरह से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोज कराते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी बैटरी या किसी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, और कैसे जो है इसका डिकम्पोजिशन होता है। तो अब देखिए कि अब आप लोग इस इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित जो फैराडेज का लॉ है, ये क्या है। ये साइंटिस्ट थे, इसका नाम था माइकल फैराडे। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित 2 लॉ इंट्रोड्यूस्ड किया था, जिसको हम लोग कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। माइकल फैराडे introduced law for the electrolysis is called Faraday's law of electrolysis।
माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड 2 लॉ इंट्रोड्यूस किया था। तो फर्स्ट लॉ इसका देखिए क्या कहता है। फर्स्ट लॉ, माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ, ये लॉ कहता है कि देखिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस के क्रम में जो मास लिबरेट करता है इलेक्ट्रोड पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट इन कूलम, करंट इन एम्पियर। तो पहले देखिए कि इसको हम लोग इस तरह से बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ substances liberated on the electrode during electrolysis is directly proportional to the charge in coulomb। मैथमेटिकली इसको हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ पर जो W जो है वो हम लोग कहेंगे इसको वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम, और Q को कहेंगे हम लोग चार्ज इन कूलम। अब आप देखिए कि अगर हम इस सिंबल को हटाते हैं तो इसीलिए W इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे Z इंटू Q। यहाँ जो Z जो एक कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहाँ आपका जो Z वैल्यू है इस Z को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अब आपको अगर Z का वैल्यू निकालना हो तो Z इक्वल टू हो जाएगा Q बाई W बाई Q। तो इसलिए इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि अगर एक कूलम, अगर Q का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो इसीलिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा कि वैन Q इक्वल टू अगर 1 कूलम लेते हैं तो 1 कूलम चार्ज के फ्लो करने पर जितना मास लिबरेट करता है इलेक्ट्रोड पर उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कि द मास deposited on electrode by 1 coulomb of the charge is called, इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर आप जैसा जानते हैं कि
आप जैसा जानते हैं कि W इक्वल टू जेड इंटू क्यू और Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। मतलब I को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे करंट इन एम्पियर, और T हो गया टाइम इन सेकेंड। ठीक है, मतलब हुआ कि Q जो है I इंटू टी के इक्वल होता है। तो इसीलिए अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो W इक्वल टू हमको मिलेगा Z इंटू आई इंटू टी। अब आप लोग देखिए कि ये जो Z जो है केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। नौ Z जो है ये A/NF के इक्वल होता है, जिसमें A को हम लोग कहेंगे एटॉमिक मास। यहाँ पर यह A इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस, या जो भी मेटल का डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम लोग कहेंगे द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल। N हो गया इसका कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F को कहते हैं हम लोग फैराडे कांस्टेंट, जो कि 96,500 कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको हो जाएगा AIT/NF। तो इस तरह से इस इक्वेशन से हम इलेक्ट्रोलाइसिस के क्रम में हमको कितना अमाउंट या सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट यहाँ डिपॉजिट करता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना टाइम, ये टाइम सेकंड में हो गया, ये I हो गया करंट इन एम्पियर, A हो गया उसका एटॉमिक मास जो सब्सटेंस लिबरेट करता है, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना उसमें ट्रांसफ़र करता है, F हो गया फैराडे कांस्टेंट। तो ये जो फैराडे कांस्टेंट है एक्चुअली ये फैराडे कांस्टेंट आपको हम लोग कहेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हो गया कि 6.022 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लोग जैसा जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.60 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इसीलिए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 96,500 कूलम के अप्रॉक्स में आ जाएगा, और इसी को हम कहेंगे 1 फैराडे। तो यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यह मोल जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, और एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज वो कंटेन करता है उसी को हम लोग फैराडे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फैराडे। अब आप इसमें देखिए ये सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये फैराडे इसका ये क्या है। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए इसको हम लोग पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर दो या दो से अधिक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट को हम फ्लो करते हैं तो उस पर जितना मास
आपका लिब्रेशन होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट पर, वह उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही जो है इसको कहेंगे हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ करंट इज passes through different electrolytes, then the mass of substance obtained is directly proportional to their equivalent masses। मतलब कि जैसे मान लिया, इसको मैथमेटिकल भाषा में लिखते हैं हम लोग कि वेट ऑफ, मान लेते हैं कॉपर, और वेट ऑफ सिल्वर इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। मान लिया कि हमने दो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ये कॉपर और सिल्वर। तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं कि ये इसका सॉल्ट कॉपर सल्फेट लेते हैं, सिल्वर का मान लिया कि सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। अगर उसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं तो इसके जो इक्विवेलेंट मास हैं वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स वेट ऑफ Cu बाई वेट ऑफ Ag इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। तो इसको हम लोग देखिए एक डायग्राम के थ्रू इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। मान लिया कि आपका ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस सेल को हम दो इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, और इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट ले लिए। ये आपका जो है कॉपर का प्लेट है। फिर हम दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, AgNO3 सॉल्यूशन, और इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक, अब इसमें हम इसको मान लीजिए कि हम इसको इस टर्मिनल से जोड़ दिए, इसको इस टर्मिनल से जोड़ दिए। मान लिया कि ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, तो ये भी एनोड होगा, ये भी कैथोड होगा। और इस तरह से देखिए कि आपका जो ये जो प्लेट है, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है तो इस इलेक्ट्रोड पर अब ये जो आपका ये कॉपर जो आयन होगा, ये Cu2+ आयन, ये आपका इस पर जमा होगा और इस पर आपका जो है Ag+ आयन जमा होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि इसमें जो इसमें जो डिपॉजिट होगा, इस पर जो ये कॉपर का डिपोजिशन होगा और इस पर जो सिल्वर का डिपोजिशन होगा, ये इसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। क्योंकि हम लोग देख लीजिए कि इसमें जो हम लोग अमाउंट ऑफ करंट जो है, इसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट को सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये आपका फैराडे का सेकेंड लॉ
ये आपका हो गया है। अब आप लोग देखिए कि आप लोग फर्स्ट लॉ से जानते हैं कि वेट ऑफ Cu बाई वेट ऑफ Ag इक्वल टू हो जाएगा ZCu, ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इंटू आई इंटू टी, चूँकि अमाउंट ऑफ करंट सेम है, टाइम भी सेम हो रहा है पास, और यहाँ पर Z इंटू ZAg आई इंटू टी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो गया ZCu बाई ZAg। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर हम ये आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ को अगर हम अप्लाई करते हैं तो ZCu बाई ZAg, तो इस तरह से ये आपका फैराडेज का ये सेकेंड लॉ ये आपका हो गया है। तो इसलिए फैराडेज ने इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड दो लॉ इंट्रोड्यूस्ड किया, जिसमें हमने बताया कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अमाउंट जो सब्सटेंस का जो लिबरेट करता है इलेक्ट्रोड पर, तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज, कूलम्ब चार्ज का। और अगर दो या दो से अधिक हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में को यूज करते हैं और सेम अमाउंट ऑफ करंट को अगर सप्लाई करते हैं, तो उस केस में जो हमारा इस कैथोड पर जो मेटल का डिकम्पोजिशन होगा, ये डिपोजिशन होगा, वो उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपका सेकेंड लॉ है। तो ये आपको हमने बताया आज कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, और इससे रिलेटेड जो फैराडेज के दो लॉ हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और फर्दर मैं आगे जो आपका वीडियो होगा या क्लास होगी, उसमें हम आपको सेल के बारे में बताएंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।